भारत ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तगड़ी फजीहत की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे कड़ी फटकार लगाई है। उसकी हरकतों को शांति स्थापना के लिए बड़ी चुनौती और उसकी जमीन पर पल रहे आतंकियों को दुनिया के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कड़ी लताड़ लगाते हुए यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश ने भारत की संप्रभुता के लिए चुनौती खड़ी करने वाले और जम्मू कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले और कुछ समय पहले ही पहलगाम में आतंकी हमला कराने वाले पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब किया है। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के बयानों का कड़ा और करारा जवाब देते हुए उसकी दोहरी नीति और झूठे आरोपों पर भी फटकार लगाई है। दरअसल इशाक डार ने भारत पर कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सिंधु जल संधि के उल्लंघन और युद्ध के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को दबाया जा रहा है और भारत सिंधु जल संधि से पीछे हट रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस महीने यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए उसके टारगेट पर मुख्य रूप से भारत ही है। उसके आरोपों का जवाब देते हुए भारत के राजनयिक पार्थानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर जो नीति रही है वो दुनिया से छिपी नहीं है। ऐसे में जब वही देश आतंक पर भाषण देता है तो ये उसके डबल स्टैंडर्ड को उजागर करता है। Pakistan steeped in fanaticism and terrorism and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. हरीश ने भारत और पाकिस्तान की स्थिति की तुलना करते हुए यह भी कहा कि एक और भारत है जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इंक्लूसिव सोसाइटी या समावेशी समाज वाला देश है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान है जो कट्टरता और आतंकवाद का षड्यंत्र रच रहा है और आईएमएफ के कर्ज में भी डूबा हुआ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति और सुरक्षा की बात हो रही हो तब यह जरूरी है कि सभी देश आतंकवाद के खिलाफ सख्त और स्पष्ट रुख अपनाएं। भारत ने साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा देश जो खुद सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो अच्छा पड़ोसी या जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय साझेदार नहीं हो सकता। उन्हें इसकी गंभीर कीमत चुकानी होगी। हरीश ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले और उस पर भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा और इससे सख्ती से निपटेगा। सुनिए यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्थानेनी हरीश का ये बयान। In the recent decades, the nature of conflicts has transformed with the proliferation of non-state actors, often proposed and propped up as proxies by state actors, and cross-border funding, arms trafficking, training of terrorists, and spread of radical ideologies facilitated by modern digital and communication technologies. The future trajectory of UN peacekeeping operations is also under serious debate. At the same time, peace building has also acquired greater salience in discussions. There should also be a serious cost to states who violate the spirit of good neighborliness and international relations by fomenting cross-border terrorism. Recently, consequent to the gruesome terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, on 22nd April 2025, that led to the killing of 26 innocent tourists, and based on the Council statement of 25th April, where members of the Security Council underlined the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, India launched Operation Sindoor, targeting terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which was focused, measured, and non-escalatory in nature. On achieving its primary objectives, a cessation of military activities was directly concluded at the request of Pakistan. Mr. President, there cannot be one standard approach to dispute resolution. The changing circumstances and context also need to be taken into account while considering any such efforts.